हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या है, इसके कॉजेस क्या है और इसका क्या इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर होगा, अलोंग विद मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखने के लिए जितने भी लोगों की जरूरत है, एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के अंदर हम एक हाइपोथेटिकल फिगर्स मान रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोग काम करने वाले हैं और हर पर्सन की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 10 यूनिट्स की है। इस लिहाज से इकोनॉमी में मैक्सिमम एग्रीगेट सप्लाई जो अवेलेबल करवाई जा सकती है वो है 100 यूनिट्स। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या कहती है? डिमांड इस 100 यूनिट से भी ज्यादा है। जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। यानी कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। यह रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए। इसको हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। हम वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शो कर रहे हैं और हम एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री एंगल बनाता है। और हम यह भी जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है और हम मान रहे हैं कि यह हमारा रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, एग्रीगेट सप्लाई को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और इकोनॉमी में जो ओएन अवेलेबल वर्कर्स हैं, दे गेट एम्प्लॉयड। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि ओएन है, इसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड ये है। और एक्सेस डिमांड के केस में जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होगा वो इसके ऊपर होगा। और हमने डेफिसिट डिमांड के केस में डिस्कस किया था, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है रिक्वायर्ड से नीचे होता है, जबकि एक्सेस डिमांड के अंदर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के ऊपर होगा। ये जो गैप है दोस्तों, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, इस गैप को ही हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इसी डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास दो डेफिनेशंस आती हैं। जो डेफिनेशन है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन को बोला जाएगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to the situation where aggregate demand becomes equal to aggregate supply at full employment equilibrium. जबकि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आफ्टर रीचिंग द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये दो डेफिनेशन हमें एक एक मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, ये जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ये इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्यों पैदा होती है। जानने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड के ये कंपोनेंट्स की तरफ नजर डालते हैं। ओपन इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई investment done by public and private sector, X minus M is net export, where X is export, M is import. Now, what happens in this case? Causes of excess demand. एक्सेस डिमांड का क्या कारण है? सबसे पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का राइज होना। हाउस होल्ड सेक्टर, आप लोग, मैं, अगर हम लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट इंक्रीज होता है और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट के इंक्रीज होने से दोस्तों एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एडी इंक्रीजेस। सिमिलरली, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट both by public and private sector, when there is increase in investment, then there is increase in AD। इसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड आता है। और जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करते हैं, इससे भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पैदा होती है। और हमारा लास्ट रीजन है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। हम लोग जब बाहर से सामान मंगवाना कम कर देते हैं, हमारे इंपोर्ट्स जब रिड्यूस हो जाएंगे तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड राइज करता है दोस्तों। सो ये हमारे कुछ कॉजेस थे जो कि एक्सेस डिमांड से रिलेटेड थे। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। प्रोफेसर केन्स ने इस कॉन्सिक्वेंस को दो पार्ट्स में डिस्कस किया है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेसर केन्स बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव होने से पहले अगर एडीएएस से ज्यादा होता है, यह सिचुएशन इकोनॉमी की फेवर में काम करेगी। अगर लोग कुछ अनएम्प्लॉयड हैं और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन जो वो प्लान करेगा उसके लिए वर्कर्स ज्यादा रिक्रूट करेगा। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम का लेवल बढ़ेगा, जीडीपी राइज होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ये इकोनॉमी की फेवर में ये पॉइंट काम करेगा। बट अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पहले से ही अचीव हो चुकी है दोस्तों, बट उसके बावजूद भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, उसके बावजूद भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, उसका रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। सो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड वर्क्स इन फेवर, बट आफ्टर रीचिंग द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल there is excess of aggregate demand, it results in inflation और ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। सो उसी लॉजिक से हमारा नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टेड है, इन्फ्लेशनरी गैप। दोस्तों एक्सेस डिमांड कॉज है और इन्फ्लेशनरी गैप उसका एक इफेक्ट है। वैसे तो एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप को हम तकरीबन सेम डायग्राम से ही अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों में काफी गहरा रिलेशन भी है, बट उसके बावजूद भी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है? एक्सेस डिमांड इज द कॉज, इन्फ्लेशनरी गैप इज एन इफेक्ट। इन्फ्लेशनरी गैप है क्या? ये बेसिकली एक ऐसा गैप है जो कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड की वजह से जनरेट होता है। इसको एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ बनाया था और रिक्वायर्ड जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती हुई यहां पे ओएन वर्कर्स जो कि अवेलेबल हैं इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ऊपर है और जितना भी एक्सेस डिमांड होगा उतना ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट हो जाता है। एक्सेस डिमांड के केस में यही गैप को हमने एक्सेस डिमांड की फॉर्म में शो किया था और जितना एक्सेस डिमांड होता है उतना ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट हो जाता है दोस्तों। सो ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड एंड टेक सम स्टेप्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो मेजर्स होते हैं, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स।
इन फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी एंड मॉनेटरी मेजर्स सेंट्रल बैंक आरबीआई उठाता है। जरा डिस्कस करते हैं ये फिस्कल मेजर्स है क्या। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, कारण है डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा होने का कारण लोगों के पास कैश ज्यादा। तो ऐसे में गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी ताकि लोगों का कैश गवर्नमेंट के पास आ जाए और लोगों की डिमांड कम हो जाए। सेकेंड, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज कंसेशन लोगों को दे रही है वो कंसेशन रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो, डिमांड कंट्रोल में आए और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन पब्लिक बोरिंग्स, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक लोन फ्रॉम पब्लिक। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली तो लोगों से लोन नहीं लेती, सेंट्रल बैंक को और ट्रेजरी बिल इशू कर दिए जाते हैं और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ट्रेजरी बिल इशू करते हैं और ये ट्रेजरी बिल आम जनता के पास चले जाते हैं। पब्लिक बोरिंग, गवर्नमेंट लोगों से उधार ले ले, इसकी वजह से लोगों के पास कैश कम होगा। कैश कम होने की वजह से डिमांड कंट्रोल में आएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। फिर डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट, अगर कोई पुराना लोन लिया हुआ है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो गवर्नमेंट को अभी जो है पेमेंट डिले कर देनी चाहिए ताकि लोगों के पास कैश ना जाए। जलती हुई आग में घी डालने का काम होगा अगर इसी टाइम जो ओल्ड लोन है वो पे बैक कर दिए जाए। सो गवर्नमेंट को अभी वो डिले कर देने चाहिए। सो दोस्तों, ये थे हमारे फिस्कल मेजर्स। आगे चलते हैं। मॉनेटरी मेजर्स, जो कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज करता है। ये हमारे पास मेजर है। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट। हम जानते हैं बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से महंगे लोन मिलते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें आगे महंगे लोन देना स्टार्ट कर देता है। जब हमें महंगे लोन मिलते हैं तो हम लोन कम लेते हैं, हमारे पास कैश कम रहता है, हमारी डिमांड कम रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। सो बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन दी मार्केट। सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करता है मार्केट के अंदर, इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, एक्सेस डिमांड की है और गवर्नमेंट चाहती है लोगों की डिमांड कम हो जाए, उसके लिए कैश कम करना होगा। कैश कम करने के लिए सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज सेल करने लग जाता है। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज सेल करता है, लोग खरीदते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास आता है क्योंकि लोगों ने खरीदी है, तो पैसा गवर्नमेंट के पास आया, कैश अवेलेबिलिटी कम हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब मैं सीआरआर एंड एसएलआर इन दोनों को एक ही एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दोनों सिमिलर से कॉन्सेप्ट है बट स्टिल दोनों में डिफरेंस है। जरा देखिएगा, जो भी एक आम इंसान बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक इन डिपॉजिट को आगे 3 पार्ट्स में बांट देता है। एक पार्ट सीआरआर की फॉर्म में जो सेंट्रल बैंक के पास जाता है कैश फॉर्म में, एक पार्ट हो जाता है सीआरआर जो कि सेंट्रल बैंक को देना है कैश फॉर्म में, एक पार्ट कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखना है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो कि कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकती है, और थर्ड पार्ट लोन की फॉर्म में जाता है। एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन ने बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया। इस 1000 रुपए में से कमर्शियल बैंक ने 100 रुपया सीआरआर की फॉर्म में रख दिया सेंट्रल बैंक के पास,
200 रुपया एसएलआर की फॉर्म में अपने पास रख लिया। हालांकि एक्चुअल परसेंटेज डिफरेंट है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं। सीआरआर 100 रुपया सेंट्रल बैंक को दिया, 200 रुपया एसएलआर अपने पास रखा, बचा हुआ 700 रुपए का लोन मार्केट में जाएगा। अब ये 700 रुपए का जो लोन जा रहा है, इकोनॉमी में इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो रही है। सेंट्रल बैंक चाहता है ये 700 रुपए का लोन ना जाए, ऐसे में सीआरआर भी बढ़ा दिया जाता है, एसएलआर भी। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर जो कि पहले 100 रुपीज था, इसको 150 कर दिया जाता है। एसएलआर जो कि 200 था, इसे 250 कर दिया जाता है। सो यानी कि 150 जो है सेंट्रल बैंक के पास गया, 250 एसएलआर कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा, 400 हो गया, बचा हुआ 600 का लोन जाएगा। पहले 700 का लोन जा रहा था, अब 600 का लोन जा रहा है। लोन कम जाने से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। जरा ध्यान से सुनिएगा। रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक पे करता है कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने अपना पैसा सेंट्रल बैंक में रखा है, एक्सेस रिजर्व्स रखे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को के डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करता है। ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में कमर्शियल बैंक्स ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, उनके पास एक्सेस रिजर्व्स रिड्यूस होंगे, वो आगे लोन कम दे पाएंगे, मार्केट में कम लोन जाने से लोगों के पास कैश कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। हमने एक्सेस डिमांड का मीनिंग डिस्कस किया डायग्राम की हेल्प से, कॉजेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या है, देन मैंने इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट आपको बताया, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, दोनों फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। होप आपने ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।